Hello everyone, welcome to VSA Jaipur YouTube channel. Today we will discuss about important topics of class 10th biology. This is our important topics. First is chapter number 6, life process, carries 7 marks. Second, chapter number 7, control and coordination, carries 6 marks. Third, chapter number 8, how do organisms reproduce, carrying 6 marks. And chapter number 9, heredity and evolution, carry 4 marks. Now this is stomata. This is the diagram of stomata. This is cell wall, chloroplast, guard cells, vacuoles and nucleus. These are present in the stomata. What is stomata? Stomata is a tiny pores which is present on the surface of the leaves. लीफ की सरफेस पे स्टोमेटा प्रेजेंट रहते हैं. एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्टोमेटा? एक्सचेंज ऑफ गैसेज, जो मेन कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन है उसके एक्सचेंज में स्टोमेटा हेल्प करते हैं. एंड लॉसेज लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर वेपर ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन. ट्रांसपिरेशन के टाइम पे ये स्टोमेटा के थ्रू लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर वेपर रिलीज होता है. दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ स्टोमेटा. ये डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आ सकता है कि दिस इज ओपन स्टोमेटा एंड दिस इज द क्लोज्ड स्टोमेटा. अमीबा. These are the this is the amoeba and this diagram is show that how amoeba intake food. This is फूड पार्टिकल विच ये फूड पार्टिकल है. अब ये फूड पार्टिकल अमीबा कैसे गेन करेगा ये इस डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन किया गया है कि सबसे पहले अमीबा के अंदर क्या डेवलप होगा? स्यूडोपोडिया. जो स्यूडोपोडिया है उसका एक और मेन फंक्शन है. व्हाट इज दिस? दिस इज द लोकोमोशन. कि जो इसका एक और फंक्शन क्या है? एक तो ये क्या कर रहा है? फूड को गेन करने में अमीबा की हेल्प कर रहा है और सेकंड ये क्या कर रहा है? अमीबा को लोकोमोशन में भी क्या करता है? हेल्प करता है. तो अब इसके स्यूडोपोडिया जब अमीबा के डेवलप हो जाते हैं तो ये क्या कर रहा है? ये फूड पार्टिकल को क्या कर रहा है? एनगल्फ कर रहा है. और उसके बाद जब ये फूड पार्टिकल अमीबा की बॉडी के अंदर आ जाता है तो एक फूड वैक्यूल क्या होता है? डेवलप होता है. अब ये फूड वैक्यूल जब डेवलप हो जाता है तो इसके अंदर जो इस फूड का है डाइजेशन होता है और रिमेनिंग जो है एक्स्ट्रा मटेरियल वो अमीबा की बॉडीज के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है. तो व्हाट इज द इम्पोर्टेंट इज दिस स्यूडोपोडिया. कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि स्यूडोपोडिया के थ्रू अमीबा क्या कर रहा है? फूड को गेन कर रहा है. दिस इज योर डाइजेस्टिव सिस्टम. दिस इज द डायग्राम ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम. टंग, डायफ्राम, स्टमक, बाइल डक्ट, लीवर, पैंक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन. ठीक है. अब हम देखेंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम का प्रोसेस क्या है, कि डाइजेस्टिव सिस्टम किस तरह से होता है. सबसे पहले जब हम कुछ भी फूड गेन करते हैं तो वो जब हम फूड गेन कर रहे हैं तो हमारे माउथ के अंदर एक सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट रहती है. ये सलाइवरी ग्लैंड इसका क्या फंक्शन है? ये सलाइवा का सिक्रीट करती है एंड म्यूकस का सिक्रीशन करती है. ये सलाइवरी ग्लैंड जब म्यूकस एंड सलाइवा का सिक्रीट कर रहे हैं तो आफ्टर दैट सलाइवा कन्वर्ट द स्टार्च इनटू द शुगर. जो सलाइवा है वो क्या कर रही है? स्टार्च को किसमें कन्वर्ट कर रही है? शुगर के अंदर कन्वर्ट कर रही है विद द हेल्प ऑफ एमाइलेज एंजाइम. एमाइलेज एंजाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्यों? बिकॉज कि एमाइलेज एंजाइम ये फर्स्ट एंजाइम है जो कि इन्वॉल्व होता है डाइजेशन के प्रोसेस में. फर्स्ट नंबर का जो एंजाइम इन्वॉल्व हो रहा है इन डाइजेशन प्रोसेस में, दिस इज एमाइलेज. तो ये जो सलाइवरी ग्लैंड है ये क्या कर रही है? स्टार्च जो उसको किस में कन्वर्ट कर रही है? शुगर में विद द हेल्प ऑफ एमाइलेज. एमाइलेज की हेल्प से ये स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर रही है.
सेकंड है, अब वो कहाँ आ रहा है हमारा, ऑइसोफेगस के अंदर। फूड कहाँ आ गया हमारा, ऑइसोफेगस के अंदर आ गया। अब ऑइसोफेगस का जो मूवमेंट है वो कौन सा है, पेरिस्लेटिक मूवमेंट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज द एमसीक्यू क्वेश्चन, कि ये एमसीक्यू क्वेश्चन है कि ऑइसोफेगस का मूवमेंट कौन सा होता है। तो अब पेरिस्लेटिक मूवमेंट के अंदर क्या होता है कि जो ऑइसोफेगस की जो मसल्स है वो क्या कर रही है, कॉन्ट्रैक्ट कर रही है और एक्सपेंड हो रही है, जिसके थ्रू जो फूड पार्टिकल है वो नीचे डाउनवर्ड्स स्टमक की तरफ मूवमेंट करते हैं, कि स्टमक की तरफ उनका मूवमेंट होता है। तो दिस प्रोसेस इज, जो ये मूवमेंट है, इस मूवमेंट को हम कहेंगे पेरिस्लेटिक मूवमेंट। नेक्स्ट है, अब हमारा फूड कहाँ पे आ गया, स्टमक के अंदर आ गया। अब स्टमक के अंदर जब फूड आ गया तो स्टमक 3 गैस्ट्रिक जूसेस का सिक्रीशन करती है। दीज गैस्ट्रिक जूसेस इज पेप्सिन, HCl एंड म्यूकस। ये जो गैस्ट्रिक जूसेस वो कौन कौन से हैं, पेप्सिन, HCl एंड म्यूकस। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पेप्सिन, पेप्सिन क्या कर रहा है, ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन। ये पेप्सिन क्या करेगा, ब्रेक डाउन करेगा प्रोटीन का, कि प्रोटीन को स्मॉल पार्टिकल्स के अंदर ब्रेक डाउन करेगा। और HCl क्या कर रहा है, HCl कर रहा है कि जो एसिड मीडियम है, स्टमक का मीडियम है, उसको क्या कर रहा है, एसिडिक बना रहा है। जो एसिडिक बनाने का जो काम करता है वो करता है HCl, वो जो स्टमक का मीडियम उसको क्या कर रहा है, एसिडिक बना रहा है। और म्यूकस का क्या फंक्शन है कि जब एसिडिक मीडियम हो गया स्टमक का, तो वो मीडियम, वो एसिड इतना हार्म होता है कि वो जो स्टमक है उसकी वॉल्व को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है, इतना एसिडिक हार्म होता है। तो अब उस वॉल्व को प्रोटेक्ट कौन करेगा, तो उस वॉल्व को प्रोटेक्शन का काम कर रहा है म्यूकस। म्यूकस का क्या फंक्शन है, जो इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक उसको क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ म्यूकस, प्रोटेक्शन ऑफ द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक। अब नाउ कि जब वो स्टमक से अब जो हमारा मूव हो रहा है, तो वो अब हमारा जो मूव होगा वो कहाँ पर मूव होगा, वो अब हमारा मूव होगा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, वो मूव होगा। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर मूव हो रहा है, स्टमक के बाद अब क्या आ रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर सबसे पहले क्या हो रहा है, कन्वर्जन। किसका कन्वर्जन हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज, फैट्स कन्वर्ट इनटू फैटी एसिड एंड प्रोटीन्स कन्वर्ट इनटू एमिनो एसिड। दिस इज द मेन फंक्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, की कन्वर्जन हो रहा है। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, दिस इज फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द डायग्राम ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। These types of finger line projection present on the small intestines. इस तरह के फिंगर लाइक प्रोजेक्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं। दिस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड विलाई। ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है इनको हम क्या कहते हैं, विलाई। और व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ विलाई, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इनटू द ब्लड। ये विलाई क्या करेंगे, ये सरफेस एरिया इंक्रीज कर देते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन का, कि जिससे जो फूड है वो ज़्यादा से ज़्यादा हम गेन कर सके, उसको सिक्रीट मतलब एब्जॉर्ब कर सके। तो वो कहाँ से, इसका जो मेन फंक्शन है कि ये हेल्प करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इनटू द ब्लड। तो ये कैसे होते हैं, इनका स्ट्रक्चर कैसे होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन के थ्रू इनका स्ट्रक्चर होता है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो कुछ जूसेस को रिसीव करती है, जो उसको डाइजेशन में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो वो जूसेस कौन कौन से हैं, वो जूसेस काम आते हैं एक तो लीवर से एंड पैंक्रियास से। वो जो जूसेस आते हैं लीवर से कौन सा आ रहा है, बाइल जूस, एंड पैंक्रियास से आ रहा है पैंक्रियाटिक जूस। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ बाइल जूस, तो बाइल जूस लार्ज जो फैट ग्लोब्यूल्स है उनको कन्वर्ट कर रहा है इनटू द स्मॉल फैट globule by the process of emulsification. What is emulsification? The emulsification is the process. In this process, large fat globules convert into the small fat globules. तो इसके अंदर जो बाइल जूस क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स को स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स के अंदर कन्वर्ट कर रहा है। नेक्स्ट है हमारा पैंक्रियास। तो पैंक्रियास क्या कर रहा है, पैंक्रियास सिक्रीट कर रहा है पैंक्रियाटिक जूस। तो 2 टाइप्स ऑफ पैंक्रियाटिक जूस, दिस इज ट्रिप्सिन एंड लाइपेज।
तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ट्रिप्सिन? ट्रिप्सिन कन्वर्ट प्रोटीन्स इनटू पेप्टोन्स। ट्रिप्सिन क्या कर रहा है? प्रोटीन को किसमें कन्वर्ट कर रहा है? पेप्टोन्स में। एंड लाइपेज कन्वर्ट इनटू द फैट इनटू ग्लिसरॉल। कि लाइपेज क्या कर रहा है? फैट को किसमें कन्वर्ट कर रहा है? ग्लिसरॉल के अंदर। और इसके बाद आता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन, और उस लार्ज इंटेस्टाइन का क्या फंक्शन है? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। कि जो अब वाटर जो है, फूड का इंटेक कहाँ हो गया? स्मॉल इंटेस्टाइन तक हमारा सारा फूड का इंटेक हो गया। अब जो वाटर का इंटेक है वो कहाँ से होगा? वाटर का जो एब्जॉर्प्शन है वो कहाँ पर होगा? लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर होगा हमारा वाटर का एब्जॉर्प्शन। और रिमूवल वेस्ट निकल जाएगा, वो कहाँ तक पहुंचाएगा? एनस के। नाउ दिस इज रेस्पिरेशन। कि ये जो हमारा अब प्रोसेस है वो कौन सा है? रेस्पिरेशन प्रोसेस। दिस इज रेस्पिरेशन। व्हाट इज रेस्पिरेशन? एक्सचेंज ऑफ गैसेज इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। कि हम इनहेल कर रहे हैं ऑक्सीजन को और एक्सहेल कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड, दिस इज कॉल्ड ब्रीथिंग। एंड जो स्मॉल फूड मॉलिक्यूल्स है उनको कन्वर्ट करके एनर्जी जो रिलीज होती है, दिस इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन टू टाइप्स के रेस्पिरेशन है। एक है एरोबिक एंड सेकेंड इज एनारोबिक। फर्स्ट इज aerobic and second is anaerobic. In aerobic respiration, this is the breakdown of glucose. So breakdown of glucose. By this diagram, we can describe the difference between aerobic and anaerobic respiration. इस डायग्राम के थ्रू हम एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन को डिस्क्राइब कर सकते हैं। कि फॉर एग्जांपल एरोबिक रेस्पिरेशन इट मींस इट अकर्स, इट टेक प्लेस ऑन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये किसकी प्रेजेंस में हो रहा है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन किसकी ये कैसे हो रहा है? इट टेक प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये कैसे हो रहा है? एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। कि यहाँ देखिए सबसे पहले ग्लूकोज है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, वो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स कितने मॉलिक्यूल्स है? 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स है। और जो वो ब्रेकडाउन हो रहा है किसमें? ग्लूकोज मॉलिक्यूल किसमें कन्वर्ट हो रहा है? पायरुवेट 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो रहा है इन साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म में हो रहा है दिस इज दिस इज एनारोबिक। यहाँ पे क्या है? एनारोबिक कंडीशन अप्लाई हो रही है कि ये एनारोबिक प्रोसेस है। कि इट मीन्स कि एरोबिक कहाँ पर हो रहा है? इन द माइटोकॉन्ड्रिया की प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये देखिए कि जो ये पायरुवेट है, अब ये पायरुवेट का जो ग्लूकोज का है वो 3 में हो रहा है। फर्स्ट इज एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इट मीन्स एनारोबिक रेस्पिरेशन। कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो रहा है तो कौन सा हो गया? एनारोबिक रेस्पिरेशन। एंड दिस इज द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो रहा है तो दिस इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। दिस अकर इन एनारोबिक रेस्पिरेशन। कि एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है? कि ये इसमें इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी रिलीज हो रही है। कि एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है? इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और क्या रिलीज हो रही है? एनर्जी रिलीज हो रही है। एंड इन एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर क्या क्या हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, वाटर मॉलिक्यूल बन रहा है और एनर्जी रिलीज हो रही है। तो ये हम इस डायग्राम के थ्रू डिफरेंस कर सकते हैं। एंड वन मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट कि एरोबिक रेस्पिरेशन अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया। एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ पे अकर हो रहा है? इन माइटोकॉन्ड्रिया। बट इन एनारोबिक रेस्पिरेशन अकर्स इन साइटोप्लाज्म। एनारोबिक रेस्पिरेशन कहाँ पर हो रहा है? साइटोप्लाज्म में हो रहा है। तो ये और एनारोबिक रेस्पिरेशन फॉर एग्जाम्पल यीस्ट। एनारोबिक रेस्पिरेशन का एग्जाम्पल क्या है? यीस्ट। ठीक है। अब इसके अंदर एक और है कि लैक ऑफ ऑक्सीजन। जो मसल्स के अंदर जो ब्रेकडाउन हो रहा है ग्लूकोज का, वो किसके थ्रू हो रहा है? कि लैक ऑफ ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन की कमी है, एकदम एब्सेंट भी नहीं है बट ऑक्सीजन की कमी है। तो उसके फॉर्म में क्या बन रहा है? लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी। 3 कार्बन कंपाउंड ऑफ लैक्टिक एसिड एंड
एनर्जी। तो दिस इज द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज कि इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द एब्सेंट ऑफ ऑक्सीजन, कि ये प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में है, ये एब्सेंट ऑफ ऑक्सीजन में है। तो ये टू टाइप्स के हो गए, एरोबिक एंड एनारोबिक। नाउ दिस इज द डायग्राम ऑफ रेस्पिरेशन। This is the diagram of respiratory system. In respiratory system, first of all, जो गैस है वो नोज के थ्रू ट्रैकिया, नोज के थ्रू कहाँ पर आ रही है? दिस इज ट्रैकिया, ट्रैकिया के अंदर आएगी, ट्रैकिया के बाद फेरिंग्स, फिर फेरिंग्स के बाद लंग्स में, कि नोजल है, नेसल पार्ट, नेसल कैविटी, फेरिंग्स के आई, फेरिंग्स के बाद लंग्स में, और लैरिंग्स के बाद कहाँ पर जा रही है? वो ट्रैकिया के अंदर जा रही है। फिर ट्रैकिया के बाद वो कहाँ पर आ रही है? ब्रोंकियाई के अंदर आ रही है, और उसके बाद वो जा रही है लंग्स में, ब्रोंक्यूल्स में, एल्वोलर में, और फिर लास्ट में वो कहाँ जा रही है? ब्लड कैपिलरीज के अंदर जा रही है। दिस इज द लार्ज डायग्राम ऑफ एल्वोलाई। एल्वोलाई का ये क्या है? लार्ज डायग्राम है कि इस एल्वोलाई के अंदर कि वो क्या हो रहा है कि इस एल्वोलाई के अंदर ये जो बलून्स लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहते हैं एल्वोलाई के अंदर, और मेन गैसेस का जो एक्सचेंज होता है वो कहाँ पर होता है? एल्वोलाई के अंदर। इसमें क्या हो रहा है? गैस का एक्सचेंज, गैसेस का क्या हो रहा है? एक्सचेंज हो रहा है एल्वोलाई के अंदर। तो जो मेन फंक्शन है रेस्पिरेशन के अंदर वो कौन करता है? एल्वोलाई करता है, और इसके अंदर क्या हो रहा है? गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है। दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, कि मैकेनिज्म क्या है हमारा ब्रीथिंग का। दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, कि इसके अंदर सबसे पहले क्या हो रहा है? इनहेलेशन हो रहा है, फिर एक्सहेलेशन, कि इनहेल करना है और एक्सहेल करना है। इनहेल कर रहे हैं, जब हम इनहेल करते हैं तो हमारी जो थोरेसिक कैविटी है, जो चेस्ट कैविटी है, वो क्या होती है? एक्सपेंड हो जाती है, उसका क्या सरफेस एरिया बड़ा हो जाता है, बढ़ जाती है, और जो रिब्स है वो लिफ्ट अप, ऊपर की ओर लिफ्ट हो जाते हैं, कि जो लिफ्ट ऊपर की ओर लिफ्ट हो जाते हैं। तो अब इसके अंदर, और जब ऊपर की ओर लिफ्ट हो गए तो जो हमारा डायग्राम है उसका शेप कैसा रहता है? डायग्राम का शेप इस तरीके से ही फ्लैट शेप रहता है डायग्राम का, कि इसके अंदर डायग्राम शेप में कोई चेंज नहीं होता, और उससे हमारे जो लंग्स है उनका वॉल्यूम क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। इससे जो एयर है वो इजीली लंग्स के अंदर एंटर कर जाती है। अब जो एक्सहेलेशन होता है उसके अंदर, एक्सहेलेशन के अंदर जो थोरेसिक कैविटी है वो क्या हो जाती है? कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। उससे क्या हो रहा है? जो रिब्स का मूवमेंट क्या हो रहा है? डाउनवर्ड हो जाएगा रिब्स का मूवमेंट, और जो डायफ्राम है वो डोम शेप, इस तरह से डोम शेप हो जाएगा डायग्राम का। तो उससे क्या होगा? जो लंग्स है उसके अंदर जो उसका वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, और जो एयर है वो क्या हो जाएगी? लंग्स से एग्जिस्ट हो जाएगी, वो लंग्स से बाहर चली जाएगी। दिस इज द सर्कुलेटरी सिस्टम। अब ये जो है हमारा फ्लो चार्ट है, ये सर्कुलेटरी सिस्टम का फ्लो चार्ट है, कि इसके अंदर हम ये देखेंगे कि कैसे जो रेस्पिरेशन होता है हार्ट में कैसे आता है, फिर कैसे गैसेस का एक्सचेंज होता है। तो जो हमारा सर्कुलेटरी, मेन जो सर्कुलेटरी सिस्टम है बेसिकली कंसिस्ट ऑफ हार्ट, आर्टरीज एंड वेन्स एंड ब्लड एंड लिम्फ, कि जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है वो बेसिकली 3 से बना होता है, कि एक तो हमारा हार्ट है, आर्टरीज एंड वेन्स है, और ब्लड एंड लिम्फ है। अब हार्ट के अंदर जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन है वो हार्ट के अंदर किस तरह से होता है वो इस फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग हम देखेंगे। कि अब इसमें फ्लो चार्ट्स में जो हमारे सबसे पहले लंग्स है, लंग्स क्या करें? लंग्स के थ्रू हमारे क्या हुआ? ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स के थ्रू कहाँ पर आ गया? लेफ्ट आर्ट्रियम में आ गया, कि लेफ्ट आर्ट्रियम में जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया तो उस समय जो लेफ्ट आर्ट्रियम किस कंडीशन में था? रिलैक्स कंडीशन में था। अब जब ये रिलैक्स था, जैसे ही इसके अंदर ब्लड आ गया, अब ये क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट होगा, और कॉन्ट्रैक्ट होके जो लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड कहाँ चला जाएगा? लेफ्ट
वेंट्रिकल के अंदर ब्लड चला जाएगा। अब लेफ्ट वेंट्रिकल इस समय कैसा था, रिलैक्स कंडीशन में था। अब जब इसके अंदर ब्लड आ गया तो ये कैसे हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा तो ब्लड कहाँ जाएगा, ब्लड एरोटा के थ्रू बॉडी पार्ट्स के अंदर जाएगा। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एरोटा, कि इसका मेन फंक्शन क्या है, कि मेन फंक्शन है एरोटा का कि ये ब्लड को हार्ट टू बॉडी पार्ट्स में सप्लाई करता है। ये ब्लड को कहाँ कर रहा है, एरोटा हार्ट से, ये हमारा वेंट्रिकल है, हार्ट पार्ट है, चैम्बर है, इससे अब बॉडी पार्ट्स को थ्रू सप्लाई कर रहा है। कौन सप्लाई कर रहा है, एरोटा। अब जो बॉडी पार्ट्स है, अब बॉडी पार्ट्स से अब जब हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया बॉडी पार्ट्स में, तो अब ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अब कहाँ पे जाएगा, वेना कावा के थ्रू अब वो जाएगा राइट एट्रियम में। अब राइट एट्रियम में जब ब्लड जाएगा, इस समय राइट एट्रियम कैसे थे, रिलैक्स में था। अब रिलैक्स कंडीशन जैसे इसमें ब्लड आया, अब ये क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, और कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू जो ब्लड है अब वो किस में जाएगा, राइट वेंट्रिकल में जाएगा, और राइट वेंट्रिकल रिलैक्स से कॉन्ट्रैक्ट होगा, और कॉन्ट्रैक्ट होने के थ्रू वापस जो ब्लड है वो कहाँ पे जाएगा, लंग्स में, और लंग्स के थ्रू वो कार्बन डाइऑक्साइड के थ्रू बाहर निकल जाएगा। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ ब्लड सर्कुलेशन इन हार्ट, कि हार्ट के अंदर ब्लड सर्कुलेशन कैसे हो रहा है, कि सबसे पहले लंग्स में गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड, फिर लेफ्ट आर्टरियम से फिर वो कहाँ गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में आया, लेफ्ट वेंट्रिकल से एरोटा के थ्रू कहाँ गया, बॉडी पार्ट्स में गया, बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकल के वो कहाँ गया, राइट आर्टरियम में, राइट आर्टरियम से राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल से वापस कहाँ गया, लंग्स के अंदर, और लंग्स से वो एक्सचेंज हो गया। दिस इज द डायग्राम ऑफ हार्ट। ये हमारा हार्ट का डायग्राम है। ये देखो, ये है एरोटा, ये है हमारा लेफ्ट एट्रियम, कि यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया। अब ये कॉन्ट्रैक्ट होके यहाँ से ब्लड कहाँ गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड गया। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से ये कहाँ जा रहा है, एरोटा के, और एरोटा क्या करेगा, इसको बॉडी ऑर्गन्स तक सप्लाई करेगा, बॉडी पार्ट्स तक सप्लाई करेगा। अब बॉडी पार्ट्स से जब ये सप्लाई होके, तो अब यहाँ से वेना कावा के थ्रू वापस जो है जो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे आएगा, राइट एट्रियम में आएगा, राइट एट्रियम के थ्रू कहाँ गया, राइट वेंट्रिकल में आ गया, राइट वेंट्रिकल से ये वापस कहाँ गया, ये वापस इसमें पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू, लंग्स के थ्रू वो वापस कार्बन डाइऑक्साइड के थ्रू बाहर निकल जाएगा। हमने अभी देखा था कि जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है वो 3 से बना था। एक तो हमारा था हार्ट, ब्लड, अब एक तो हमारा था हार्ट, फिर हमारा था ब्लड, एंड फिर आर्टरियम और वेंट्रिकल्स थे। इसके अंदर हम जो ब्लड है वो मेनली क्या है, कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड क्या है, एक कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड बेसिकली कंसिस्ट होता है सॉलिड कंपाउंड से एंड लिक्विड कंपोनेंट से। सॉलिड पार्टिकल कौन से हुए, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ब्लड प्लेटलेट्स। ये क्या हुए, ब्लड में सॉलिड कंपोनेंट्स हुए विच आर प्रेजेंट इनटू द ब्लड। एंड जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा एंड लिम्फ, ये जो है ये है लिक्विड कंपोनेंट विच आर प्रेजेंट इनटू द ब्लड। अब ब्लड के अंदर जो सॉलिड कंपाउंड है, सबसे पहले हमारा कौन सा है, आरबीसी। आरबीसी, इसका मेन फंक्शन क्या है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। जो ये आरबीसी क्या कर रहा है, कैरी कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड को एंड ऑक्सीजन को, बिकॉज हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट इन द आरबीसी। आरबीसी के अंदर क्या प्रेजेंट है, हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन जो आरबीसी के अंदर प्रेजेंट है वो क्या करेगी, वो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से बाइंड होगी। जैसे ही हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से बाइंड होगी तो वो ऑक्सीजन ब्लड के थ्रू हमारे सभी बॉडी ऑर्गन्स तक क्या करेगा, सप्लाई करेगा। तो ये जो ब्लड है वो सबसे इंपॉर्टेंट आरबीसी, वो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट और वो ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा है। सेकंड हमारा क्या है, प्लेटलेट्स। कि प्लेटलेट्स जो ब्लड क्लॉटिंग होती है, जब कभी हमारे कहीं पे लग जाती है तो थोड़ी देर बाद हमारा ब्लड फ्लो रुक जाता है। तो वो क्यों रुक रहा है, बिकॉज वहां पर क्या हो गई है, ब्लड
क्लॉटिंग, जो वो ब्लड क्लॉटिंग है वो किसके थ्रू हो रही है, ब्लड प्लेटलेट्स के थ्रू हो रही है। तो जो ब्लड प्लेटलेट्स है उनका क्या मेन फंक्शन है, वो हेल्प करती है ब्लड क्लॉटिंग के अंदर। अब है हमारी WBC, तो WBC व्हाइट ब्लड सेल्स एंड RBC का फुल फॉर्म रेड ब्लड सेल्स, WBC का क्या है, व्हाइट ब्लड सेल्स। अब व्हाइट ब्लड सेल्स क्या करती है, हमारा मेन फंक्शन क्या है व्हाइट ब्लड सेल्स का, इम्यूनिटी, कि जो हमारी इम्यूनिटी है उसको क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। इंक्रीज करने से जो हमारे, अब ये WBC क्या कराएगी, डिफेंस मैकेनिज्म भी हेल्प करती है WBC डिफेंस मैकेनिज्म में। तो अब ये क्या करेगी, जो भी फॉरेन पार्टिकल्स है उनका क्या करेगी, एनवलप करेगी और हमारे को एंटीबॉडीज क्या करेगी, डेवलप करेगी, ताकि अगर इन फ्यूचर में भी वो फॉरेन पार्टिकल आ रहा है तो उससे हमारी बॉडी उससे फाइट कर सके। तो उसके प्रोटेक्शन वो कौन प्रोड्यूस करता है, WBC, वो इम्यूनिटी कौन प्रोड्यूस कर रहा है, WBC। एंड प्लाज्मा, प्लाज्मा मेनली इसमें 90% क्या होता है, वाटर, प्लाज्मा में मेनली 90% वाटर है एंड 10% ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है। और वो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस कौन कौन से हैं, प्लाज्मा प्रोटीन, एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन, ये सब क्या है, प्लाज्मा के जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है ये है। और बेसिकली प्लाज्मा में मेन क्या होता है, 90% वाटर रहता है। अब इसके अंदर जो लिम्फ है, लिम्फ कैसा है, येलोइश फ्लूइड है। लिम्फ क्या है हमारा, येलोइश फ्लूइड, और ये किसमें प्रेजेंट रहता है, इनटू द ब्लड कैपिलरीज। लिम्फ कहाँ प्रेजेंट रहता है, ब्लड कैपिलरीज। और ये जो लिम्फ है वो उसका जो ये लिम्फ है वो फ्लो करता है फ्रॉम द टिश्यू टू हार्ट। ये क्या कर रहा है, लिम्फ का क्या फंक्शन है, ये कर रहा है फ्रॉम द टिश्यू टू हार्ट असाइन द ट्रांसपोर्टेशन एंड जो डिस्ट्रॉइंग द जर्म्स, कि लिम्फ क्या कर रहा है, टिश्यू से हार्ट तक क्या कर रहा है, ब्लड का सर्कुलेशन कर रहा है और जर्म्स जो भी प्रेजेंट है उनको क्या कर रहा है, डिस्ट्रॉय कर रहा है। अब एक हमारा था ब्लड वेसल्स, दीज आर आर्टरीज एंड वेन्स, कि हमने देखा था पल्मोनरी आर्टरीज, हार्ट के डायग्राम में हमने देखा था ना, पल्मोनरी आर्टरीज, पल्मोनरी वेन्स, तो ये है आर्टरीज एंड वेन्स। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स, तो बेसिक डिफरेंस इज दैट कि आर्टरीज ऑलवेज कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू बॉडी पार्ट। तो आर्टरीज क्या कर रही है, हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड इट मीन्स कि जिस ब्लड में ऑक्सीजन का अमाउंट ज्यादा है, दिस इज कॉल्ड ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें ऑक्सीजन का अमाउंट कम है, या फिर हम यूं कह सकते हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज्यादा है, ठीक है। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इट मीन्स कि ऑक्सीजन का अमाउंट कम है, एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड इट मीन्स कि जिसमें ऑक्सीजन का अमाउंट ज्यादा है। तो जो ऑक्सीजन कैरी कर रहा है वो कौन है, आर्टरीज, और वो ऑक्सीजन को, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ कर रही है, हार्ट टू बॉडी पार्ट, कि जो हार्ट से अदर बॉडी पार्ट तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड का सप्लाई कर रहा है वो कौन कर रहा है, आर्टरीज। और वेन्स क्या कर रही है कि वेन्स जो बॉडी पार्ट से हार्ट तक, बॉडी पार्ट से क्या कर रही है, हार्ट तक ब्लड को लेके जा रही है, वो कौन काम कर रहा है, वेन। अब इसमें मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पल्मोनरी आर्टरीज जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई नहीं करती है। पल्मोनरी आर्टरीज क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करती है। और यहाँ पे एक्सेप्शन है पल्मोनरी वेन्स। पल्मोनरी वेन्स क्या कर रही है, ये भी, और यहाँ पे ये रिवर्स है, जैसे यहाँ पे था कि पल्मोनरी आर्टरीज क्या कर रही है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का सप्लाई कर रही है, सेम इधर ये रिवर्स है, पल्मोनरी वेन्स क्या कर रही है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड का सप्लाई कर रही है। बाकी वेन्स का क्या फंक्शन है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करना, बट पल्मोनरी वेन्स क्या कर रही है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई कर रही है। और सेम इधर आर्टरीज का क्या मेन फंक्शन है कि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई कर रही है, बट पल्मोनरी आर्टरीज क्या कर रही है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई कर रही है। एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिंग
वेसल्स। दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल्स क्यों कहते हैं? बिकॉज क्योंकि ये क्या कर रही है, ब्लड को और बॉडी पार्ट तक क्या कर रही है, सप्लाई कर रही है, और बॉडी पार्ट तक जो ये डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल्स। और ये क्या कर रही है, कलेक्टिंग वेसल्स। क्यों? क्योंकि ये सभी बॉडी पार्ट से क्या कर रही है, ब्लड को कलेक्ट कर रही है, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कलेक्टिंग वेसल्स। ये कैसी होती है, थिक एंड इलास्टिक, एंड ये है थिन एंड लेस इलास्टिक। This is the double circulatory system. This is the double circulatory system. Double circulatory system. What is the meaning of double circulation? Double circulation क्यों कह रहे हैं हम इस सिस्टम को? डबल सर्कुलेटरी सिस्टम क्यों है? क्यों? बिकॉज इन डबल सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड कैरी आउट ट्वाइस, जो ब्लड है वो कैरी आउट हो रहा है ट्वाइस टाइम इन द हार्ट। एक सर्कुलेशन में ये हार्ट में से ब्लड फ्लो कर रहा है 2 टाइम्स, हार्ट के अंदर क्या कर रहा है, 2 टाइम्स ब्लड का फ्लो हो रहा है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। कैसे? दिस इज पल्मोनरी वेन, अभी हमने पढ़ा था पल्मोनरी वेन क्या कर रही है, पल्मोनरी वेन का मेन फंक्शन क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, बल्कि वेन का क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का सप्लाई करती है, बट पल्मोनरी वेन क्या कर रही है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई कर रही है। तो ये क्या है, हमारी पल्मोनरी वेन। अब ये पल्मोनरी वेन क्या कर रही है, ये ऑक्सीजन को, पल्मोनरी वेन से ऑक्सीजन कहाँ पर आ रही है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पर आ रहा है, हार्ट के अंदर। अब इस हार्ट से ये कहाँ पर निकल रहा है, जो बॉडी ऑर्गन है, ब्लड टिश्यू यहाँ तक आ रहा है, ठीक है। अब इस ब्लड टिश्यू यहाँ से ये वापस राइट आर्टरियम, और राइट आर्टरियम से ये कहाँ पे जा रहा है, वापस हार्ट के अंदर जा रहा है। तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डबल सर्कुलेटरी सिस्टम, कि डबल सर्कुलेशन हो गया कि एक सबसे पहले ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरीज, जो आर्टरीज है, बेसिकली आर्टरीज का क्या फंक्शन है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, बट पल्मोनरी आर्टरीज क्या कर रही है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रही है और कहाँ, लंग्स तक उसका सप्लाई कर रही है, और लंग्स के थ्रू फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में बाहर निकल जाता है। नाउ अब नेक्स्ट है हमारा एक्सक्रीशन। This is the excretory system. This is the diagram of excretory system. In excretory system में जो important points है, जो important labeling है, वो है इसमें हमारे काम आती है a pair of kidney का function है, and urinary bladder इसका है, पेयर ऑफ यूरेटर का फंक्शन है, एंड पेयर ऑफ यूरेथ्रा। तो अब इसके अंदर क्या हो रहा है, सबसे पहले जो व्हाट इज एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीशन क्या है, तो जो वेस्ट मटेरियल है जिसको हम बॉडी से रिमूव करते हैं, दिस इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। कि एक्सक्रीशन क्या, कि जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनको बॉडी से रिमूव करना। अब इस एक्सक्रीशन के अंदर किडनी के थ्रू जो वेस्ट आता है वो सबसे पहले यूरेटर के थ्रू कहाँ पर आ रहा है, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर स्टोर होता है। यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होके वो यूरेथ्रा के थ्रू क्या कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। सबसे सिंपल है एक्सक्रीटरी सिस्टम, कि इसके अंदर किडनी से जो वेस्ट आया, यूरेटर आया, ये यूरेटर है, यूरेटर के थ्रू कहाँ गया, यूरिनरी ब्लैडर में आ गया, और यूरेथ्रा के थ्रू वो एक्सक्रीट कर दिया जाता है। इन एक्सक्रीशन, जो एक्सक्रीशन है उसके अंदर हर किडनी में एक फंक्शनल यूनिट होती है, वो फंक्शनल यूनिट कहलाती है न्यूरॉन्स। दिस इज द न्यूरॉन, ये मेन फंक्शनल यूनिट है विच इज प्रेजेंट इनटू द किडनी। ये देखो, ये किडनी वाला पार्ट है। अब किडनी के अंदर ये इतने सारे चैम्बर्स, ये जो एक फंक्शनल यूनिट है इसका डायग्राम एनलार्ज करके ये देख रहे हैं हम कि ये जो है नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। नेफ्रॉन क्या है, दिस इज द मेन बेसिक फंक्शनल यूनिट है किडनी की। अब इसके अंदर सबसे पहले जो नेफ्रॉन है, इसके अंदर ये है हमारा ग्लोमेरुलस, एंड ये है हमारा
PCT. This is the proximal convolutory tubules, and this is DCT, distal convolutory tubules. Why this is proximal convolutory tubule? Because it is near the glomerulus. ये glomerulus के पास में, that's why it is called proximal convolutory tubules. And this is distal convolutory tubule because it is far away from the glomerulus. कि ये बोमन कैप्सूल glomerulus से दूर है. अब इसके अंदर जो ग्लूकोज है, नाइट्रोजन वेस्ट है, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, इन सब का जो रीएब्जॉर्प्शन होता है वो किसमें होता है? हमारे इस ग्लोमेरुलस के अंदर इन सब का क्या हो रहा है? रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है. और रीएब्जॉर्प्शन की अब इसके अंदर जब ये इन सब का रीएब्जॉर्प्शन हो गया तो जो अब वाटर है या अदर जो मिनरल्स है उनका रीएब्जॉर्प्शन होता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटरी ट्यूब्यूल्स के अंदर, उसका रीअब्जॉर्प्शन होता है. और जो इसके अलावा जो वाटर है उसका कहाँ पर होगा? उसका रीअब्जॉर्प्शन होगा डीसीटी के अंदर. तो इसके अंदर ये जो यूपिन लाइक है वो यूपिन लाइक है हेनले लूप, लूप ऑफ हेनले या हेनले लूप, वो था सेम. ये हमारा 6th चैप्टर कंप्लीट हो गया. अब हमारा है 7th चैप्टर. दिस इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की इसमें क्या है? हमारे बेसिकली 2 मेन सिस्टम्स वर्क कर रहे हैं, नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम. नर्वस सिस्टम, जो बेसिक नर्वस सिस्टम है उसका क्या फंक्शन है? ये क्या करेगा? रिसीव करेगा इंफॉर्मेशन को. कि जो नर्वस सिस्टम का मेन फंक्शन इंफॉर्मेशन को रिसीव करना और उसके बाद जो इंफॉर्मेशन आई है उसके अकॉर्डिंग एक्ट करना. कि जो इंफॉर्मेशन हमने गेन करी है उसके अकॉर्डिंग हम क्या, अब जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम आगे देखेंगे रिफ्लेक्स एक्शन. रिफ्लेक्स एक्शन में क्या करें? जैसे हमने हॉट वाटर को टच किया और हम हाथ हटा लेते तो ये क्या हो रहा है कि टच करना, ये क्या है? एक इंफॉर्मेशन को गेन करना है. कि रिसीव करी, हमने इंफॉर्मेशन को रिसीव करी. और हाथ हटाना, तो ये क्या हुआ? उसके थ्रू एक्ट हुआ कि क्या हमको करना है काम. तो दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम. दिस इज द डायग्राम ऑफ न्यूरॉन. ये है मेन न्यूरॉन विच इज प्रेजेंट इन द नर्वस सिस्टम. कि नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन्स प्रेजेंट है. ये न्यूरॉन बेसिकली न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स. दिस इज फर्स्ट पार्ट डेंड्राइट्स. इसका फर्स्ट पार्ट क्या है? डेंड्राइट. दिस आर कॉल्ड डेंड्राइट्स. ये सारे क्या हैं? डेंड्राइट्स. ये और सेकंड है सेल बॉडी. दिस इज सेल बॉडी. ये वाली हमारी कौन सी है? सेल बॉडी. एंड साइनेप्सिस, ये वाला जो एंड पार्ट है दिस इज कॉल्ड साइनेप्सिस या एक्सॉन टर्मिनल. अब इसके अंदर जो डेंड्राइट्स हैं वो क्या कर रहे हैं कि डेंड्राइट्स का क्या है? ये इंफॉर्मेशन को एक्वायर कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन को गेन कर रहे हैं. क्योंकि कोई भी इम्पल्स आया वो इम्पल्स किसके थ्रू गेन होगा? नर्वस सिस्टम के अंदर न्यूरॉन्स के अंदर जो डेंड्राइट्स प्रेजेंट है वो डेंड्राइट्स के थ्रू क्या होगा? गेन होगा. तो अब इसके अंदर जो ये डेंड्राइट्स के थ्रू न्यूरॉन्स जो इंफॉर्मेशन है वो एक्वायर्ड कर ली गई है. अब वो सेल बॉडी एंड एक्सॉन्स के थ्रू कहाँ ट्रांसफर होगी? किस फॉर्म में? इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के फॉर्म में वो क्या होगी? आगे ट्रांसफर होगी. डेंड्राइट्स ने तो क्या किया? इंफॉर्मेशन रिसीव कर ली, इंफॉर्मेशन गेन कर ली. अब उस इंफॉर्मेशन को आगे भी तो प्रोसेस करना है, तो वो आगे प्रोसेस होगी सेल बॉडी एंड एक्सॉन्स के थ्रू आगे तक साइनेप्सिस तक ट्रांसफर होगी. किस फॉर्म में? इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के फॉर्म में. यहाँ पर जो है वो किस फॉर्म में जा रही है? इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के फॉर्म में जा रही है. अब इन साइनेप्सिस के अंदर वो किस फॉर्म में जा रही है? साइनेप्सिस के अंदर ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स अब किस में कन्वर्ट हो रहे हैं? केमिकल सिग्नल्स के अंदर. जो ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स थे जो यहाँ पे हमारे जो सेल बॉडी के अंदर जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट हुए थे, जो इंफॉर्मेशन थी वो किस में कन्वर्ट हो गई थी? इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में कन्वर्ट हो गई थी. अब ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो कन्वर्ट हुई है वो अब साइनेप्स के थ्रू वो कहाँ कन्वर्ट हो रही है? किस में कन्वर्ट हो रही है? केमिकल मैसेजेस के अंदर कन्वर्ट हो रही है. अब ये केमिकल मैसेजेस नेक्स्ट न्यूरॉन को क्या होंगे? ट्रांसफर होंगे. कि ये जो यहाँ पे जो ये केमिकल मैसेज आ गए साइनेप्सिस के, अब इससे जो नेक्स्ट न्यूरॉन अटैच है वहां तक इम्पल्स क्या होंगे? आगे तक आगे रिसीव करते जाएंगे, आगे से आगे सप्लाई होते जाएंगे. नेक्स्ट है हमारा रिफ्लेक्स एक्शन.
रिफ्लेक्स एक्शन मैंने अभी आपको पहले बताया था, रिफ्लेक्स एक्शन का है रिफ्लेक्स एक्शन के अंदर क्या है कि जैसे ही हम कुछ कर रहे हैं बॉडी, मतलब जैसे ही हमने कुछ टच किया और वो वापस हम उसको हटा रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। दिस इज रिफ्लेक्स एक्शन। इन रिफ्लेक्स एक्शन, ये डायग्राम है रिफ्लेक्स एक्शन का। जैसे ही इसके अंदर हमने हॉट वाटर पॉट है, इसको हमने टच किया, जैसे ही हमने टच किया तो ये यहाँ पर क्या है, सेंसरी न्यूरॉन्स की हमारे सेंसरी ऑर्गन्स है। स्किन के सेंसरी ऑर्गन्स क्या करेंगे, उसको इनटेक करेंगे कि भाई जैसे ही हमारा उस इम्पल्स को हमने उसको कैच किया, कि हमने जैसे ही हॉट वाटर को टच किया, वो सेंसरी ऑर्गन्स जो हमारे स्किन के अंदर प्रेजेंट है वो इंफॉर्मेशन को कहाँ ट्रांसफर करेगी, सेंसरी न्यूरॉन्स तक। अब ये सेंसरी न्यूरॉन्स इंफॉर्मेशन को कहाँ ले जाएंगे, CNS तक, स्पाइनल कॉर्ड तक। अब ये CNS के थ्रू, स्पाइनल कॉर्ड्स के थ्रू, ये जो इसके अगेंस्ट जो एक्ट होगा वो मोटर न्यूरॉन के थ्रू वापस कहाँ आएगा, इफेक्टर ऑर्गन्स के पास आएगा। और इफेक्टर ऑर्गन्स के पास जैसे ही आया तो हम क्या करेंगे, हाथ को हटा लेंगे। दिस एक्शन इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन, कि टच करना और हटाना, ये क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन। और ये जो पूरा सर्कल बना कि भाई यहाँ से सेंसरी न्यूरॉन्स तक गया, CNS तक गया, फिर मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू हमारे तक आया, ये पूरा सर्कल कहलाएगा रिफ्लेक्स आर्क। कि ये पूरा सर्कल क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्स आर्क। और केवल टच करके हटाना, दिस एक्शन इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। ये देखो, दिस इज स्टिमुलाई, रिसेप्टर ऑर्गन, सेंसरी नर्व, स्पाइनल कॉर्ड, मोटर न्यूरॉन एंड रेस्पॉन्स जो आया वो हमारा, तो ये हमने क्या करा, विड्रॉल ऑफ हेड, कि हमने हमारे हाथ को क्या किया, हटा लिया। तो बेसिकली जो हमारे रेस्पॉन्स होते हैं वो मेन 3 टाइप्स के रेस्पॉन्स होते हैं। अब इसके अंदर एक हमारे होते हैं वॉल्यूंटरी, विच आर थिंकिंग बेस्ड जो एक्शंस होते हैं, दीज आर कॉल्ड वॉल्यूंटरी एक्शन, जो कंट्रोल होते हैं हमारे फोर ब्रेन के थ्रू। तो ये कौन से हमारे, टॉकिंग है, राइटिंग है, जो भी हम बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, वो सब हमारे किसके थ्रू कंट्रोल हो रहे हैं, फोर ब्रेन के थ्रू कंट्रोल हो रहे हैं। और ये है वॉल्यूंटरी एक्शन। ओके, अब नाउ इनवॉल्यूंटरी एक्शन, ये किसके थ्रू कंट्रोल हो रहे हैं, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। और ये कौन से हैं, रेगुलेशन, हार्ट बीट, ये सब कौन से हैं, इनवॉल्यूंटरी एक्शन, जो हमारे थिंकिंग बेस्ड नहीं है। और रिफ्लेक्स एक्शन जो है, रिफ्लेक्स एक्शन इट मीन्स कि जो एक्शन स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू कंट्रोल होते हैं, जैसे कि हमने हाथ को हटा लिया, कि विड्रॉल ऑफ हैंड ऑन टचिंग ए हॉट ऑब्जेक्ट, तो ये हमारे हाथ को हटाना, ये किसके थ्रू कंट्रोल हो रहा है, स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू कंट्रोल हो रहा है। अब दिस इज हमारा ह्यूमन नर्वस सिस्टम। अब ये जो बेसिकली ह्यूमन नर्वस सिस्टम है वो बेसिकली 3 है उसमें पार्ट, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरी नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, इट मीन्स CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम, PNS पेरिफेरी नर्वस सिस्टम एंड ANS ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। इन CNS के अंदर ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, CNS में क्या आएगा, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइड ब्रेन। और स्पाइनल कॉर्ड आएगी इसके अंदर सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। एंड PNS के अंदर क्या आएगा, क्रेनियल नर्व्स आएगी और स्पाइनल नर्व्स आएगी। क्रेनियल नर्व्स कहाँ से बनेगी, फ्रॉम ब्रेन, और जो स्पाइनल नर्व्स है वो कहाँ से बनेगी, फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड से। एंड ANS के अंदर क्या आएगा, सिंपैथिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंपैथिक एंड पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम? इन सिंपैथिक नर्वस सिस्टम की जो इसके अंदर हमें फाइटिंग, फियर के टाइम में जो एक्सक्रीट होता है वो किसके थ्रू एक्सक्रीशन होता है, किडनी के थ्रू तो होता है। तो उसमें कौन रेस्पॉन्सिबल होता है, पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम। कि अब फिर उसके बाद जो हमारी टेंशन है या किसी चीज से हम रिलैक्स होते हैं वो कंडीशन उसमें आएगी, पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम के अंदर आएगी। दिस इज द डायग्राम ऑफ ह्यूमन ब्रेन। ये क्या है, ह्यूमन ब्रेन का डायग्राम है। ये है हमारा फोर ब्रेन, ये सबसे लार्ज पार्ट है, दिस इज द लार्जेस्ट पार्ट।
उसके बाद आएगा, इसको हम सेरिबम भी कहते हैं। मिड ब्रेन में क्या क्या है, हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड। एंड उसके बाद आएगा स्पाइनल हाइंड ब्रेन के अंदर है पोन्स, मेड्यूला एंड सेरिब्रम। दिस इज द ह्यूमन ब्रेन। पूरा ये ह्यूमन ब्रेन का एक फ्लो चार्ट है कि ह्यूमन ब्रेन में 3 है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइड ब्रेन। फंक्शन है, थिंकिंग पार्ट किसका है हमारा, फोर ब्रेन का, कंट्रोल कर रहे हैं वॉलंटरी एक्शंस को, और इसके अंदर स्टोर हो रही है इंफॉर्मेशन। मिड ब्रेन में 2 पार्ट्स है, हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी। हाइपोथैलेमस का क्या है, केमिकल कोऑर्डिनेशन का है, और पिट्यूटरी क्या कर रही है, सिक्रीट हार्मोन्स, ग्रोथ हार्मोन्स विच इज सिक्रेटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड। एंड हाइड ब्रेन, ये इसमें 3 पार्ट है, सेरिब्रम, मेड्यूला एंड पोन्स। सेरिब्रम का क्या है, कंट्रोल कर रहा है पोस्चर को एंड बैलेंस कर रहा है। कौन कर रहा है, पोस्चर कंट्रोल किसके थ्रू होते हैं, सेरिब्रम के थ्रू होते हैं। और इनवॉल्यूंटरी एक्शंस किसके थ्रू कंट्रोल होते हैं, मेड्यूला के थ्रू कन्वर्ट हो रहे हैं। और इनवॉल्यूंटरी एक्शंस जो रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, वो और किसके थ्रू कंट्रोल हो रहे हैं, पोन्स के थ्रू। तो ये हमारा ह्यूमन ब्रेन का एक फ्लो चार्ट है। अब इसके अंदर जो कोऑर्डिनेशन बिटवीन नर्वस एंड मस्कुलर टिश्यू की जो नर्वस सिस्टम है और मस्कुलर टिश्यू है, उसके बीच में कैसे कोऑर्डिनेशन हो रहा है, तो इसके अंदर है इंफॉर्मेशन कलेक्टेड बाय नर्वस सिस्टम। कि नर्वस सिस्टम्स में क्या हुआ, हमारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट हुई, उसके बाद वो कहाँ गई, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में गई। सेंट्रल नर्वस सिस्टम से वो इंफॉर्मेशन कहाँ गई, कि वहाँ पे इंफॉर्मेशन का प्रोसेस प्रोसीड हुई। उसके बाद वो कहाँ गई, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मोटर नर्व्स के अंदर गई। मोटर न्यूरॉन के थ्रू कहाँ गई, वो जो एक्शन है उसके अंदर, कि भाई हमें हाथ हटाना है या नहीं हटाना है। तो ये नर्वस सिस्टम और मस्कुलर टिश्यू के बीच में एक फ्लो चार्ट है कि कैसे वो वर्क करता है। दिस इज द टेबल ऑफ आवर हार्मोन्स, कि हमारे इसमें थायरॉक्सिन हार्मोन है, वो किसके थ्रू सिक्रीट होता है, थायराइड ग्लैंड के थ्रू सिक्रीट होता है। और कहाँ पे थायराइड ग्लैंड कहाँ पे प्रेजेंट होती है, नेक रीजन की यहाँ पे प्रेजेंट होती है। और इसका मेन फंक्शन क्या है, मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन सबका क्या कर रही है, रेगुलेशन कर रही है। सेकंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, इसका ये किसको रिलीज करती है, ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करती है। और ये कहाँ पर प्रेजेंट रहती है, मिड ब्रेन में, और ये क्या कर रही है, रेगुलेट कर रही है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को। थर्ड है हमारी एड्रिनल ग्लैंड, और वो किसको सिक्रेट कर रही है, एड्रिनलिन हार्मोन को, और कहाँ पे प्रेजेंट रहती है, किडनीज के ऊपर, अबोव द किडनी, जो 2 किडनीज होती है उनके ऊपर एड्रिनली, जैसे ये हमारी किडनी का स्ट्रक्चर है, तो इस तरीके से ये यहाँ पे एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट रहती है। और ये क्या करती है, रेगुलेशन करती है ब्लड प्रेशर का और मेटाबॉलिज्म, इन सब का ये सब कौन करता है, एड्रिनलिन हार्मोन। अब जो हमारे सेक्स हार्मोन वो कौन कौन से हैं, टेस्टोस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन। टेस्टिस से रिलीज होता है टेस्टोस्टेरोन एंड ओवरीज से रिलीज होता है एस्ट्रोजन, ठीक है। और इंसुलिन ये रिलीज होता है पैनक्रियास से, और इसका क्या फंक्शन है, ये रिड्यूस करेगी और रेगुलेट करेगी ब्लड शुगर को। और जो इसके अंदर ये हमारे जो टेस्टिस एंड ओवरीज है, ये हमारे एब्डोमिनल एरिया जो जेनाइटल पार्ट है वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, और ये प्यूबर्टी एज के अंदर ये सारे डेवलप होते हैं। अब आता है हमारा प्लांट्स के अंदर कि कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, मूवमेंट इन प्लांट्स, की इसके अंदर 2 टाइप्स के ग्रोथ होती है। एक तो है ग्रोथ डिपेंड ऑन, जो मूवमेंट है डिपेंड ऑन ग्रोथ, और दूसरा है वो किसके जो है मूवमेंट, जो वो स्टिमुलस के थ्रू जो होती है वो उसके थ्रू ग्रोथ होती है। तो अब इसके अंदर जो मूवमेंट है वो उसके अंदर ये 4 टाइप्स के होते हैं, फोटोट्रॉपिज्म, और एक होता है दिस इज द कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, कि हमारे इसके अंदर जो ग्रोथ है, मूवमेंट ऑफ ग्रोथ, वो डिपेंड है फोटोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म, कीमोट्रॉपिज्म एंड हाइड्रोट्रॉपिज्म। फोटोट्रॉपिज्म इट इज रिलेटेड टू लाइट, जैसे नेम है फोटो, फोटो मीन्स लाइट, तो फोटोट्रॉपिज्म रिलेटेड टू
लाइट, कि जो लाइट की तरफ मूवमेंट शो कर रहा है, दिस इज कॉल्ड फोटोट्रोपिज्म। फॉर एग्जांपल स्टेम, स्टेम क्या है, मूवमेंट कहाँ होता है, लाइट के थ्रू, अपर पार्ट में होता है, लाइट के उसमें टूवर्ड्स होता है, तो दिस इज कॉल्ड फोटोट्रोपिज्म। जियोट्रोपिज्म, इट इज रिलेटेड टू ग्रेविटी। जियो इट मीन्स ग्रेविटेशनल फोर्स, रिलेटेड टू ग्रेविटी, इट मीन्स कि जो मूवमेंट है टूवर्ड्स द ग्रेविटी। फॉर एग्जांपल रूट का मूवमेंट कहाँ हो रहा है, ग्रेविटी की तरफ ही हो रहा है, तो दिस इज द जियोट्रोपिज्म। एंड कीमोट्रोपिज्म, कि जो केमिकल के जब कुछ भी चीज में हम केमिकल डाल रहे हैं तो उसकी तरफ मूवमेंट जो शो कर रहा है, दिस इज कॉल्ड कीमो मतलब केमिकल, तो दिस इज कीमोट्रोपिज्म, मूवमेंट टूवर्ड्स द केमिकल। इसका एग्जांपल क्या है, ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब्यूल, कि टूवर्ड्स द एल्वुले, कि जो उसके अंदर जो मूवमेंट हो रहा है वो क्या, कौन सा मूवमेंट है, कीमोट्रोपिज्म। हाइड्रोट्रोपिज्म, हाइड्रो मींस वाटर, तो इट मीन्स कि मूवमेंट टूवर्ड्स द वाटर, कि वाटर की तरफ जो मूवमेंट हो रहा है, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोट्रोपिज्म, की जो मॉइस्चर जहां पर है वहां पे जो मूवमेंट हो रहा है वो होगा हाइड्रोट्रोपिज्म। कि इसके अंदर हम कह सकते हैं रूट कहाँ है, ग्राउंड लेवल वाटर है, तो उसके अंदर ही जा रहा है, वाटर की तरफ ही मूवमेंट जा रहा है, तो दिस इज कॉल्ड हाइड्रोट्रोपिज्म।